चलिए आज समझते हैं कि ये जो एल&टी का जो चेयरमैन है एस एन सुब्रमण्यम, ये क्यों बोल रहा है कि लोगों को 90 घंटे काम करने चाहिए हर हफ्ते। शुरुआत नारायण मूर्ति ने की थी, जो 70 घंटे काम करने को बोलता था। तो क्यों ये इतना हम लोगों को पीसने पे लगे हुए हैं। तनख्वाह देंगे ये लोग महीने की और काम करवाएंगे घंटे के हिसाब से, ये तो जायज़ नहीं है। आप अमेरिका का सिस्टम ले आओ, आप पर आवर के हिसाब से पे करो। आप दो 1000 रुपये पर आवर दे दो, 90 घंटे काम करवाओ, 90,000 रुपये 1 हफ्ते का बन जाएगा। महीने का 3,60,000 बन जाएगा। अगर आप दे सकते हो तो काम करवाओ। लोग कहते हैं, ये लोग कह रहे हैं कि देश के लिए काम करो, अपने कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए काम करो। भैया हम आपके ससुराल के लिए भी काम कर सकते हैं, आप हमको आवरली वेजेस दे दो। दे सकते हो? अगर नहीं दे सकते हो तो मुँह बंद रखो। तो क्या है, इस इश्यू को समझने की कोशिश करते हैं। द मिथ ऑफ प्रोडक्टिविटी थ्रू ओवरवर्क। ओवरवर्क करा के हमसे प्रोडक्टिविटी निकलवाना है। अब देखो, ये जो इन्फोसिस वाले हैं, ये जो आईटी सेक्टर वाले हैं, हमको देते हैं ये अ, समझ लो $6 देते हैं घंटे का। अगर आप मंथली सैलरी को आवर के हिसाब से डिवाइड करोगे तो पड़ता है $6 पर आवर। ऑन द अदर हैंड ये अमेरिकन पार्टी से चार्ज करते हैं $30 पर आवर के रेट पे। तो ये जो आर्बिट्राज है, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस ही इनका मेन प्रॉफिट है। अब ये चाहते हैं ये $6 जो है ये घट के $3 हो जाए, क्योंकि बाकी के जो एक्स्ट्रा आवर्स हैं वो फ्री में ये काम करवा लें, इनका प्रॉफिट मार्जिन और बढ़ जाए। और उस पे ये लोग लेबल लगाते हैं, कभी देश का पैजामा पहना देते हैं नेशनलिज्म का, हैं, कभी कैरेक्टर बिल्डिंग का। ये बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को, बस और कुछ नहीं है। ये अकेला नहीं है, ये एस.एन. सुब्रमण्यम बुढ़ापे में गालियाँ खा रहा है, नारायण मूर्ति भी है। इसके साथ-साथ और भी लोग हैं, भाविश अग्रवाल, ओला जिसके स्कूटर में आग लग जाती है हर दूसरे दिन। उसके बाद ये है शांतनु देशपांडे, यूट्यूब में ये भी काफ़ी फ़ेमस हो रखा है, आपने देखा होगा, गंजा-सा है और रेज़र बना के बेचता है ये। और इसके भी अपने ही हिसाब हैं अपना सामान बेचने का। जैसे लोगों को पहले ये रोड में पकड़-पकड़ के अपनी रेज़र पकड़ा देता था और कहता था बेचो, सड़क पे बेचो, लोकल ट्रेन पे बेचो, और उनको नाम दे देता था रेज़रप्रेन्योर। नाम देने में एक्सपर्ट है, कोई झाड़ू भी लगाता होगा तो उसको नाम दे देंगे क्लीनिंग एग्जीक्यूटिव, ताकि एक तो लेबर कैटेगरी में ना आए और दूसरा सामने वाले को अच्छा भी लगे बोलने में। कोई फावड़े से मिट्टी काट रहा है तो उसको भी बना देंगे मड एग्जीक्यूटिव। नाम देने में मस्त हैं ये लोग। सड़क पे लड़कों से रेज़र बिकवा रहे हैं, नाम दे दिया रेज़रप्रेन्योर। तो फिर तो वो लोकल ट्रेन में जो टॉफ़ियाँ बेच रहा है वो भी फिर टॉफ़ीप्रेन्योर हो गया, जो अमरूद बेच रहा है वो भी गुआवाप्रेन्योर हो गया। तो नाम देने में इनका मैकेंजी से ये बड़ा अच्छा सीखा है इन लोगों ने, कि नाम दे के किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए। तो ये भी ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे, आधे पैसे में अगर काम हो जाए आपका तो। और इसको लेबल करते हैं कैसे? कैरेक्टर बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग। अरे तुम वेच दो घंटे के हिसाब से, हम ससुराल बिल्डिंग भी कर देंगे हम। अच्छा। These propositions ignore essential factors like employee well-being, familial obligation and sustainable workplace। ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि एम्प्लॉय का भैया एक अपना वेल-बीइंग भी होता है। वो मशीन नहीं है, टूल नहीं है वो, ठीक है? उसके कुछ फैमिली के ऑब्लिगेशंस भी होते हैं, उसका एक फैमिली लाइफ भी होता है। और सस्टेनेबल वर्क प्रैक्टिस, कि बंदा काम करने लायक रहे 30-35 साल। ये नहीं 3 साल में उसको तोड़-मरोड़ के उसको फिर हॉस्पिटल पहुँचा दो, फिर अगला बैच ले लो। इस तरीके से आप यूज़ नहीं कर सकते हो इंसान को। लोग जानवर, जो कोल्हू का बैल होता है ना, उससे भी इतना रहम खा के काम करवाते हैं। इससे थोड़ा ह्यूमेन तरीके से। आप तो इंसानों को भी वैसे ट्रीट नहीं करते हो। द परस्यूट ऑफ एक्सेसिव टारगेट्स ऑफन कम्स एट द कॉस्ट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। हमने सुना है अभी ये बजाज फाइनेंस के भी कुछ लोगों ने अपने आप को ख़त्म कर लिया था, टारगेट्स नहीं मीट हो रहे थे, बहुत प्रेशर था। तो फिर वो एना सेबेस्टियन वाला केस था। तो बहुत कॉमन है आजकल, ये सुनने को आ रही हैं। लीडरशिप की कमी है, ओके, क्राइसिस ऑफ लीडरशिप। विजन नहीं है, एम्पैथी नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है। ये जो आर्टिकल है, दिस पॉइंट्स आउट द ग्लेयरिंग क्राइसिस ऑफ इमेजिनेशन अमंग सीईओज हु रिलाई ऑन आउटडेटेड मेट्रिक्स ऑफ सक्सेस इंस्टेड ऑफ फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड एम्पैथी। ये तो जैसे आईएएस की तैयारी भी हम लोग कर रहे होते हैं ना, कि टॉपर्स आके बोलते हैं मैं तो 12 घंटा पढ़ता था, 14 घंटा पढ़ती थी, जबकि ह्यूमन ब्रेन इतना सस्टेन कर ही नहीं सकता। आप 6 घंटा, मैक्सिमम 8 घंटा आप पढ़ाई कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। Despite offering six-figure salaries, perks, and ESOP, these leaders fail to address the core issues like workplace stress and burnout। खुद के तो इनके बहुत अच्छी सैलरीज है, 51 करोड़ तो सुब्रमण्यम साहब की सैलरी है। उसके बावजूद इनके अंदर इतनी एम्पैथी नहीं, इतना विवेक नहीं है कि लोगों के बारे में उनके लेवल पे जाके सोच सकें। सुब्रमण्यम्स रिमार्क इंक्लूडिंग हिज कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट अबाउट स्पाउसल इंटरैक्शन, के हाउ लॉन्ग विल यू स्टेयर एट योर वाइफ, कब तक अपने वाइफ को देखोगे, ये चीज़ बहुत ही इनसेंसिटिव है।
मे बी उनकी वर्क लाइफ बैलेंस खराब है, मे बी उनकी फैमिलियल लाइफ खराब है, तो दूसरे की भी खराब करने पे तुले हुए हैं। हाईलाइट अ लैक ऑफ सेंसिटिविटी टुवर्ड्स ह्यूमन रिलेशनशिप एंड वर्क लाइफ बैलेंस। लीडर नीड टू रीथिंक देयर अप्रोच, फोकसिंग ऑन बिल्डिंग अ सपोर्टिव एंड ह्यूमन वर्क कल्चर रादर देन ग्लोरीफाइंग नेटवर्क। अब शुरुआत तो इसकी हमारे जो पीएम साहब हैं उन्होंने किया था कि मैं 16 घंटे काम करता हूँ, 18 घंटे काम करता हूँ, और लोगों को भी इस तरीके से बोल दिया, आप देश सेवा कर रहे हो, हर आदमी देश सेवा नहीं कर रहा, सबकी अपनी लाइफ है, और देश कोई फ्रीडम स्ट्रगल का कोई मूवमेंट नहीं लड़ रहा है जो फिर कि हम आंदोलन पे बैठ जाएं या सत्याग्रह पे बैठ जाएं। नॉर्मल देश है, नॉर्मल तरीके से चल रहा है, नॉर्मल तरीके से ईमानदारी से भी काम करेंगे तो भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद कल्चरल एंड ज्योग्राफिकल डिस्पैरिटीज इन वर्क आवर। पूरी दुनिया में कितनी डिस्पैरिटीज है इसको लेके ये जरा देखिए। द डिस्पैरिटी इन वर्क आवर ग्लोबली हाईलाइट्स हाउ एशियन कंट्रीज आर ओवरबर्डन कंपेयर टू देयर वेस्टर्न काउंटर पार्ट। एशिया में नॉर्मली लोग 49 आवर्स पर वीक काम करते हैं एवरेज। इंडिया का शायद इससे बहुत ज़्यादा होगा, और जो ट्रैफिक जाम में लोग फंसते हैं बड़े शहरों में, वो सब जोड़ दो तो कॉस्ट और ज़्यादा बन जाता है, टाइम और ज़्यादा बन जाता है। नॉर्थ अमेरिका में 37.9 आवर्स पर वीक काम करते हैं, और यूरोप में लोग 37 आवर्स पर वीक काम करते हैं। आराम से इनकी इनकी जीवन चलती रहती है, इसीलिए हैप्पीनेस इंडेक्स में इतना अच्छा है। While Western countries prioritize employee well-being and productivity, the trend in Asia reflect a more transactional approach, treating labor as mere commodity। मशीन की तरह ट्रीट करते हैं लेबर को एशिया में, इसीलिए तो सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यूरोप अमेरिका छोड़ के एशिया की तरफ आ रही है, क्योंकि यहाँ पे इंसान इस बुरी तरीके से काम करता है। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्कोर्स दिस डिस्टिंक्शन इन इट्स प्रियम्बल। आईएलओ जो है वो इस चीज को बहुत अच्छे से अपने प्रियम्बल में कहता है कि लेबर इज नॉट अ कमोडिटी। सीईओ इन एशिया ऑफन फेल टू ग्रास्प दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल। सीईओज इन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, आईएलओ के इंस्ट्रक्शंस को। देन द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ 24/7 वर्क कल्चर। ये 24/7 जो वर्क कल्चर, इसका ह्यूमन कॉस्ट क्या है, इंसान के ऊपर क्या इसका असर पड़ता है। पहला तो है हेल्थ, क्रोनिक स्ट्रेस, फिजिकल एग्जॉशन, उसको रिकवर होने का टाइम नहीं मिलता उसको दोबारा से। और सरकारी जगह पे भी ऐसा है, ऐसा नहीं कि सीईओज कराते हैं। आप जो लोको पायलट्स हैं रेलवे में जो ट्रेन चलाते हैं, उनकी हालत जरा आप देखिए, उनका भी यही हाल हो रखा है। हमारे वाले बोलते नहीं है सरकारी लोग, बट एटीट्यूड वैसा ही है। फैमिली डायनामिक्स, लिमिटेड टाइम फॉर मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, प्रॉपर रिलेशनशिप्स नहीं होती, लोगों का एक एस्पेक्ट लाइफ का बिल्कुल छूटा हुआ रह जाता है। सपोर्ट सिस्टम इनएक्सेसिबल और अनअफोर्डेबल फॉर मोस्ट एम्प्लॉयज ड्यू टू इनकम कॉन्स्ट्रेंट्स। जो सपोर्ट सिस्टम है, बाद में अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो कौन देखेगा। हॉस्पिटल्स जो मेन सपोर्ट सिस्टम है वो ज्यादातर लोगों के पहुंच के बाहर होता है। Such expectation presuppose that employee have robust personal support system, which is rarely the case for majority of the workforce। ठीक है, ये सब सोच के चलते हैं कि जो एम्प्लॉयज हैं उनका अपना एक बढ़िया सा सपोर्ट सिस्टम होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, वो लोग स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं। द नैरेटिव ऑफ वर्क ओवर वर्क इज perpetuated even by political leaders। वही मैंने कहा अपने पीएम का, इंडियन पीएम फेमसली क्लेमिंग टू वर्क 22 आवर्स अ डे, 22 घंटे की भी बात कर चुके हैं। ठीक है, वो अपने हॉलीडेज को भी काम की तरह जोड़ देते हैं ना, तो वो फिर लोगों को लगता है कि नहीं, वो तो हमेशा काम पे रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। मेकिंग इट हार्डर टू चैलेंज दिस माइंडसेट। द नीड फॉर न्यू लीडरशिप पैराडाइम। किस तरीके से लीडरशिप होना चाहिए, इसमें अगर आप लिख रहे हो आंसर कि लीडरशिप, एक लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ये पॉइंट्स आपको याद रखनी है। इफेक्टिव लीडरशिप डिमांड्स अलाइनिंग कॉर्पोरेट गोल्स विद द होलिस्टिक नीड ऑफ एम्प्लॉय। पहला एक लीडर में होना चाहिए एम्पैथी। ये एथिक्स में हम लोग पढ़ते हैं एम्पैथी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ लीडर। एम्पैथी होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल टोल ऑन एम्प्लॉय। ठीक है, अपने यहाँ क्या है कि जो टॉप के एग्जीक्यूटिव्स हैं, या तो वो किसी के रिश्तेदार होते हैं, या तो हायर पोजीशन में पहले दिन से काम कर रहे होते हैं। लोग नीचे से ऊपर बहुत कम जाते हैं। जो एकदम लोअर रैंक में शुरू करता है, बहुत कम चांस है कि वो एकदम ऊपर के रैंक में जाएगा। तो इन दैट केस ये लोग, ऊपर वाले लोग नीचे वाले लोगों की प्रॉब्लम समझ ही नहीं सकते कभी। तो दैट इज व्हाई दे लैक एम्पैथी सो मच। उसके बाद सस्टेनेबिलिटी, मॉडल ऐसा लाइए कि आदमी 35 साल तक जिंदा रह के काम कर सके, स्वस्थ रह के। ठीक है, तो सस्टेनेबिलिटी नहीं है 3 साल में आदमी को निचोड़ के चूस के फेंक दो, दैट इज नॉट सस्टेनेबल मॉडल। डेवलपिंग पॉलिसीज दैट बैलेंस शॉर्ट टर्म टारगेट्स विद लॉन्ग टर्म वेलबींग। उसके बाद इनोवेशन लाइए, गधों की तरह 12 घंटे 10 घंटे काम कराना, दैट इज नॉट इनोवेशन। आप उसके जगह कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज लाइए कि कम समय में ज्यादा काम हो सके। Innovate on the type of working, moving away from archaic notion of productivity and embracing creative solutions।
फिर अकाउंटेबिलिटी, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो जवाबदेही बनती है सीईओ की, कंपनी की। रिकॉग्नाइजिंग दैट अनरियलिस्टिक डिमांड इरोड ट्रस्ट एंड एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, फिर एम्प्लॉय छोड़ के जाता है। जो एट्रिशन रेट है ओला वगैरह का, उनका बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो कितने ज़्यादा लोग छोड़ के चले जाते हैं, एंड देयर इज अ रीज़न वो छोड़ के जाते हैं। सीईओज मस्ट इंटरनलाइज द लेसन फ्रॉम ऑफ द आईएलओ प्रियम्बल के लेबर जो है वो कमोडिटी नहीं होता, एंड मूव टूवर्ड्स ट्रीटिंग एम्प्लॉय एज इंटीग्रल पार्टनर्स इन द कॉर्पोरेट जर्नी, नॉट एक्सपेंडेबल रिसोर्सेज। कुछ अगर हम एसेंशियल इनसाइट्स देखें बाहर की, तो स्टडीज़ ये कहती हैं कि प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो जाता है अगर आप 50 घंटे से ज़्यादा काम करो हफ्ते में। फिर बस वो नाम का ही काम होता है, उसमें प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, और ये 40 घंटे के ऊपर अगर आप काम करते हो, तो ये बहुत ज़्यादा डिमिनिश होने लगता है। तो जो स्वीट स्पॉट है वो 40 आवर्स ही होता है। हफ्ते में 5 दिन काम करो, दिन में 8 घंटे काम करो, दिस इज़ द स्वीट स्पॉट। उससे ज़्यादा काम करोगे तो आप बैठे ही रहोगे ऑफिस में शर्ट पैंट पहन के, बाकी प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं होगी आपकी। जो अच्छे देश हैं इस मामले में, कंट्रीज़ विथ शॉर्टर वर्क वीक लाइक नॉर्वे, डेनमार्क, इनका जो काम ये हफ्ते में 5 दिन या 4 दिन काम करते हैं, मगर बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इस वजह से दे कंसिस्टेंटली रैंक अमंग द हैप्पीएस्ट एंड मोस्ट प्रोडक्टिव ग्लोबली। ठीक है? फिर जो प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट है दुनिया का माना हुआ कैल न्यूपोर्ट, ये भी कहते हैं कि डीप वर्क करो। ये नहीं कि ज़्यादा लंबा 10 घंटे 12 घंटे ऑफिस में बैठे हुए, नहीं, 4 घंटे 6 घंटे काम करेंगे, मगर बहुत फोकस के साथ डीप वर्क करेंगे। ठीक है? इंस्टेड ऑफ प्रोलॉन्ग्ड आवर्स की ज़रूरत नहीं है। कम टाइम बैठो मगर बढ़िया काम करो, क्वालिटी काम करो उसमें। फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ये कुछ इनसाइट्स हैं जो बाहर की स्टडीज़ हमें दिखाती हैं, जो कि आप अपने आंसर वगैरह में लिख सकते हैं। प्लस ये लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं और ये इश्यू जो मैंने डिस्कस किया है। आई होप इस ये आपको समझ में आया होगा, एंड दिस आर्टिकल वुड हैव बीन अ लिटिल हेल्पफुल टू यू।